हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने बेसिकली क्या किया था, फोर्स को मेजर किया था कि फोर्स ज्यादा लग रहा है किसी भी बॉडी पे या कम लग रहा है। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ने फोर्स को क्या किया था, डिफाइन किया था विद द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। ऐसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ ने फोर्स को मेजर किया था विद द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के। ठीक है, तो इसको हम छोटा सा इसका एक एक्सप्रेशन में डिराइव कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, हम इस मोमेंटम को किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। यहाँ पे जो मैंने ये स्मॉल डी लिखा है, ये स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, एक्सटर्नल फोर्स मैंने एफ लिखा और यहाँ पे मैंने EXT लिख दिया। हमें पता है, क्या पता है हमें, कि हमारा जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इस P की जगह पे हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करो, P की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी। तो m को हम बाहर लिख देंगे क्योंकि m मास में तो चेंज नहीं आएगा आपका, ये हो जाएगा dv अपॉन में dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एक्सटर्नल। हमें ये भी पता है कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्सेलरेशन। तो ma इज प्रोपोर्शनल टू f एक्सटर्नल। जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, लेट दिस कांस्टेंट बी के f एक्सटर्नल। और अगर मैं इस k की वैल्यू को क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो मेरे पास f एक्सटर्नल इक्वल आ जाएगा किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया फोर्स का, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स हमारी, मैं फोर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें, कौन सी यूनिट, SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की बात करें, वो क्या होती है आपकी, न्यूटन। और सिंपली हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। ठीक है, ऑल्सो आप इसकी यूनिट ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे मास, मास किस में रिप्रेजेंट होता है, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी SI यूनिट जो है फोर्स की वो क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेनली जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, SI यूनिट न्यूटन की, सॉरी फोर्स की क्या डिफाइन करते हैं, न्यूटन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको देखना है। यहाँ पे आपको यहाँ से कुछ पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा है कि मेरा जो मोमेंटम है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो ये टाइम है ये फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मोमेंटम को कम करना है। मुझे क्या करना है, मुझे इस मोमेंटम को कम करना है ताकि मुझे कम इंजरी हो। तो मोमेंटम को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फोर्स को घटाना होगा। अगर आपका ये फोर्स घटेगा तो क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब होता है ऑपोजिट, है ना, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, है ना। तो अगर मैं टाइम को बढ़ा दूं, ठीक है, और फोर्स को घटा दूं तो मेरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हमें जो इंजरी होगी वो क्या होगी,
कम होगी, लेस इंजरी होगी, मतलब जो चोट लगेगी वो हमें क्या होगी, कम लगेगी। तो ध्यान रखना, अगर आपको मोमेंटम को क्या करना है, कम करना है, तो आपने क्या करना होगा, आपको टाइम को बढ़ाना होगा और आपको फोर्स, जो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उसको क्या करना होगा, घटाना होगा, ताकि जो मेरा मोमेंटम है वो भी क्या हो जाए, आपका डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इस न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहा है कि जो एक क्रिकेट प्लेयर होता है ना हमारा, वो क्या करता है, वो अपने हाथों को लोअर डाउन करता है जब वो एक क्रिकेट बॉल को क्या कर रहा होता है, कैच कर रहा होता है ना। किस तरीके से लोअर डाउन करता है, सपोज क्रिकेट प्लेयर को बॉल को कैच करना है तो वो इस तरीके से अपने हाथों को लोअर डाउन करता है, लाइक दिस, है ना। तो वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि बाय डूइंग सो वो टाइम को बढ़ा देता है, टाइम ऑफ कैचिंग द बॉल वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है बाय लोअरिंग हिज हैंड्स। अगर टाइम ऑफ कैचिंग द बॉल बढ़ जाएगा तो जो फोर्स लगेगा ना उस क्रिकेट प्लेयर को बॉल को कैच करते टाइम, वो कम लगेगा, और अगर फोर्स कम लगेगा तो मोमेंटम भी क्या लगेगा, कम लगेगा, और उसको जो इंजरी है नहीं होगी क्रिकेट बॉल को कैच करते टाइम, और यू कैन से थोड़ी सी ही इंजरी होगी अगर होती भी है तो। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल है हमारा चाइनावेयर्स यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन, और ग्लासवेयर्स यानी कि कांच के बर्तन। आपने देखा होगा जब भी आप लेकर आते हो तो वो पेपर के अंदर रैप होकर आते हैं, ठीक है, या स्ट्रॉ पीसेस होते हैं उसके अंदर, या फिर आपने देखा होगा ना टोरन आउट जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वो उसके अंदर डले हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा इसलिए होता है ताकि चाइनावेयर्स के जो बर्तन हैं उनके बीच का टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन मतलब उन बर्तनों के बीच में टकराने का जो टाइम है वो क्या कर देते हैं, हम ऐसा करके बढ़ा देते हैं। अगर हमने टाइम बढ़ा दिया तो जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो मोमेंटम कम होगा, और मोमेंटम कम होगा तो हमारे चाइनावेयर्स और ग्लासवेयर्स क्या होंगे, जल्दी से टूटेंगे नहीं। तो रैपिंग करके हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन चाइनावेयर्स एंड टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन ग्लासवेयर्स को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें फोर्स बहुत ही कम लगता है और मोमेंटम बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से टूटते नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल है एक एथलीट, जो कि धावक जिसको हिंदी में बोलते हैं, जब वो भागता है तो जब भागते टाइम वो जब रुकता है ना, जब उसको बोला जाता है कि आप स्लोली, आप क्या करो, स्लोली रुको, तो एथलीट को ये क्यों एडवाइस किया जाता है कि जब वो रुके तो स्लोली रुके, ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि वो क्या करे, अपना टाइम को बढ़ा दे, ठीक है, रुकने के टाइम को क्या कर दे, बढ़ा दे, जिसकी वजह से हमारा जो फोर्स है वो घट जाएगा, फोर्स घट जाएगा तो मोमेंटम घट जाएगा, और मोमेंटम घट जाएगा तो उसको चोट कम लगेगी। अगर वो इतनी तेज भागते हुए एकदम से वो स्टॉप होगा ना तो वो क्या करेगा, ही विल फॉल फॉरवर्ड, वो गिर जाएगा, उसको बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है। तो उस इंजरी को एलिमिनेट करने के लिए टाइम ऑफ स्टॉपिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फोर्स कम लगे रुकते टाइम और मोमेंटम कम हो और उस एथलीट को चोट ना लगे। ठीक है, फोर्थ में बोला गया है कि क्रिकेट बॉल को कैच करना डिफिकल्ट होता है देन टू कैच अ टेनिस बॉल, है ना। क्रिकेट बॉल को कैच करना डिफिकल्ट होता है देन टू कैच अ टेनिस बॉल, क्यों? तो मान लीजिए ये मेरी क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और ये मेरी टेनिस बॉल है। क्रिकेट बॉल जो होती है वो ना बड़ी होती है और टेनिस बॉल हमारी कैसी होती है, छोटी होती है। हमें पता है, हमें क्या पता है कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, और ये भी पता है कि जो मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है। तो अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, और अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो क्या होगा, इंजरी भी ज्यादा होगी। तो क्रिकेट बॉल को कैच करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है टेनिस बॉल से, और मास ज्यादा होने के कारण उसमें मोमेंटम भी ज्यादा लगेगा, और मोमेंटम ज्यादा लगने की वजह से हम उसे इजीली कैच नहीं कर पाएंगे। क्लियर? फिफ्थ वाले केस में क्या पूछा है कि जब किसी भी पर्सन को हम
सीमेंटेड फ्लोर पे गिराते हैं सर्टेन हाइट से तो उसको ज्यादा इंजरी होती है देन अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट ऑन अ हीप ऑफ सैंड। उस पर्सन के बजाय जिसको हम हीप ऑफ सैंड पे क्या करते हैं, गिराते हैं। तो जब भी हम किसी पर्सन को सीमेंटेड फ्लोर पे गिराते हैं तो बेसिकली होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये सीमेंटेड फ्लोर के लिए है, ये हीप ऑफ सैंड के लिए है। तो जब भी किसी पर्सन को सीमेंटेड फ्लोर पे गिराया जाता है तो उस केस में टाइम ऑफ फॉलिंग को घटा दिया जाता है। टाइम ऑफ फॉलिंग घट गया तो फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो मोमेंटम बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया तो उस पर्सन को इंजरी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हीप ऑफ सैंड के केस में आपका क्या होगा, टाइम ऑफ फॉलिंग टू द ग्राउंड इंक्रीज कर जाएगा। टाइम ऑफ फॉलिंग टू द ग्राउंड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, मोमेंटम भी डिक्रीज कर जाएगा और उसको इंजरी क्या होगी, कम होगी। मतलब हम किसी पर्सन को अगर सीमेंटेड फ्लोर पे गिराते हैं तो मोमेंटम ज्यादा लगता है जिसकी वजह से इंजरी ज्यादा होती है, और किसी भी पर्सन को हम हीप ऑफ सैंड पे गिराते हैं तो उसमें मोमेंटम कम लगता है जिसकी वजह से इंजरी क्या होती है, हमारी कम होती है। 6th एग्जाम्पल है, जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं, कार, बस, स्कूटर्स, इनमें शॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। शॉकर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको दचकी जो है उसमें कम लगे, है ना। जब आप पत्थर वाले रोड वगैरह पे जा रहे हो तो आपको दचकी कम लगे, इसलिए शॉकर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो अगेन सेम वही रीजन, बाय डूइंग सो हम क्या करते हैं, हम टाइम बढ़ा देते हैं। ठीक है, टाइम को बढ़ा देते हैं, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो मोमेंटम कम हो जाएगा, और मोमेंटम कम हो जाएगा तो आपको इंजरी कम लगेगी। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ में जो ये मोमेंटम का कंसेप्ट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम अगर जितना कम होगा उतनी कम इंजरी होगी, मोमेंटम जितना ज्यादा होगा इंजरी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर आपको मोमेंटम को कम करना है तो टाइम को बढ़ाना पड़ेगा और फोर्स को घटाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू क्लास।